अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। कल एंड जो हो रही थी बात, मैं उसको दोहरा देता हूं। अगर हम डिसीजन मेकिंग में कुछ ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं और उन ऑप्शंस को हम अलग अलग लिख के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी या बचत नहीं दिखाएंगे तो क्या हर्ज है इसमें? डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए मेक ऑप्शन को अलग सॉल्व किया था और बाय ऑप्शन को अलग सॉल्व किया था। और 144,000 क्यों लिए थे? रेहान पॉज करने का। स्प्रिंग 18 सवाल दिया था एक। अगर किया है तो मसले भी होंगे। नहीं यार, है मसले? नहीं नहीं, स्प्रिंग 18 किया है। कुछ पूछना है? अच्छा चले, ये रिकॉर्डिंग में हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो है ना, वो यहां बैठे हुए वाले बच्चे बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है हम सवाल पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। रिकॉर्डिंग वालों को चूंकि कोई मसला नहीं, वो मैसेज लिख देते हैं, तो इसलिए उनको बेइज्जती का डर नहीं होता। तो इसलिए रिकॉर्डिंग में मुझे पता है यहां बैठे हुए बच्चों को भी होगा मसला, चीते चीतियां नहीं होते सारे। तो मैं खुद ही एक दो बातें बता देता हूं। हम लोग अभी इस वक्त 2 प्रोडक्ट बनाया करते हैं और वो दोनों प्रोडक्ट ही अच्छे हैं। कैसे पता अच्छे हैं? वही अच्छे हैं, कमाते हैं, बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड अवेलेबल है। तो हमें अभी अभी एक 3000 यूनिट्स का एक ऑफर है। अभी हमने कस्टमर को हाँ बोली नहीं है, कस्टमर ने अभी सिर्फ ऑफर किया है, अभी हमने उसको हाँ नहीं की है। अगर हमने A1 वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो इन दोनों से अच्छा हुआ, तो हम जब A1 भी बनाएंगे तो लेबर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड की वजह से फिर K2 और K9 में कुर्बानी करनी पड़ेगी। इस वजह से ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। तो इसमें सिर्फ स्पेशल ऑर्डर और मिक्स होने से सिर्फ एक काम हो रहा है कि स्पेशल ऑर्डर में हमने चूंकि रेलेवेंट कॉस्ट लेनी होती है और फिक्स कॉस्ट भी रेलेवेंट हो सकती है। क्यों? अगर एडिशनल है तो इसमें ये जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़नी थी ना, पॉइंट नंबर 3 में, हमें इसको भी कंसिडर करना था, इसको माइनस करके फिर कंट्रीब्यूशन निकालनी थी और फिर रैंकिंग वाला ये नॉर्मल सवाल हो जाता। तो इसलिए पहले मैं इसमें A1 की फिगर समझा देता हूं, सिर्फ A1 स्पेशल ऑर्डर कंसिडर करते हुए, फिर ये फिक्स कॉस्ट वाली बात दोबारा कर देता हूं। तो A1 3000 यूनिट्स हैं और पॉइंट 1 में उसकी रिक्वायर्ड मटेरियल की डिटेल बताई हुई है। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि कौन सी फिगर रुपीस पर केजी है, कौन सी पर यूनिट है, कौन सी टोटल है, ये एहतियात रखनी होती है बस। तो हमें एक A1 के लिए 3 B1 चाहिए और एक B1 2500 का होता है। एक A1 के लिए 2 C3 चाहिए और वो C3 कितने के मिलेंगे वो टोटल अमाउंट बता दी हुई है, उसको आपको खुद पर यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग स्पेशल ऑर्डर में प्रोडक्ट A को इवेल्युएट कर रहे हैं और चूंकि रैंकिंग करने के लिए पर यूनिट लेना है, तो हमें A के लिए सेल प्राइस भी, मटेरियल, ये सब रुपीस पर यूनिट चाहिए, रुपीस पर यूनिट ऑफ A1। तो ये सारी चीजें हमें A1 के 1 यूनिट के लिए निकालनी है। सेल प्राइस 35,000 दी हुई है। एक A1 के लिए 3 B1 चाहिए, तो 3 × 2,500। एक A1 के लिए 2 C3 चाहिए, लेकिन अब आपको C3 की उन्होंने टोटल अमाउंट 2.4 मिलियन बता दी। तो उस 2.4 मिलियन को पहले C3 में लाएं, फिर A1 में लाने की बजाय कितने A1 बन जाएंगे इससे? तो 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 3000, तो एक A1 के लिए यहां 800 आ जाएगा। ये पॉइंट 1 है। अच्छा, अगर सवाल करते हुए कोई कैलकुलेशन में मुश्किल होती है तो बेटे पूछा करें, ये ना शर्माया करें कि बाकी लोग हंसेंगे। पहले कौन इज्जत करता है आपकी?
फंस लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए आप पूछा करें, आप क्लियर करने आए हैं, आप पूछा करें जो पूछना हो सकता है आपकी हिम्मत से बाकियों का भी भला हो जाए। पॉइंट नंबर 1 में किसी को पूछना है तो। पॉइंट नंबर 2, ये लेबर आवर्स दिए हुए हैं और पहले भी शायद कुछ सवालों में हो चुका है कि हमें वेज रेट छुपा के दिया हुआ था, इसमें तो खैर बताया हुआ है 300 रुपए पर आवर है, तो वो 300 रुपए इससे मल्टीप्लाई होके तो 1 यूनिट की लेबर निकल आएंगी। अच्छा, अब यहां पर एक अच्छा पॉइंट ये था जो उम्मीद है सोल्यूशन देखे बगैर कुछ बच्चों को जरूर तंग किया होगा, बल्कि मेरे ख्याल में सबको तंग किया होगा, वो है वेरिएबल ओवरहेड्स। A1 के बारे में पॉइंट 1, 2, 3 में कहीं वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं उसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड K2 K9 में वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और वो भी लेबर से रिलेटेड हैं, तो ये हो नहीं सकता कि नए प्रोडक्ट में वेरिएबल ओवरहेड ना हो, ये हो नहीं सकता। इस वजह से A1 में भी वेरिएबल ओवरहेड्स निकाले हैं, लेकिन चूंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट नहीं था पर आर, तो वो हमें ऊपर वाले टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, K2 से या K9 से, जिससे मर्जी कर लें सेम आंसर आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया? K2 K9 पहले लेबर्स ढूंढे, लेबर आर ढूंढे और फिर 1875 को और 3125 को उन आर से डिवाइड करके पर आर निकाला। तो ये इस सवाल में एक अच्छा पॉइंट था, ये अक्सर स्टूडेंट से स्किप हो जाता है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स वाली बात ना समझ आई हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स, हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो फिक्स तो नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये स्पेशल ऑर्डर भी मिक्स हो गया तो ये मशीन जो किराए पे लानी है ये रेलिवेंट है। अगर हमने इसको कंसिडर ना किया तो फिर सही फेयर रैंकिंग नहीं हो रही होगी, इसलिए हमें इस पॉइंट 3 को भी पर यूनिट करना पड़ेगा। 2 जगह से हमें किराए पे मिल रही है, तो वहां से लेंगे जहां से सस्ता है। तो सस्ती फिगर कैलकुलेट करने में कोई एतराज? इस सवाल में और किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं। जी जी जी। हमने क्या कस्टमर को हाँ कर दी है? जब हाँ नहीं की है तो फिर ये कमिटेड प्रोडक्शन नहीं है, रैंकिंग के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ, अगर इसकी रैंकिंग आखिरी आ जाती और ये पूरे नहीं बन पाते तो फिर ये सवाल ऐसा ना होता, क्योंकि अगर हम 3000 पूरे बना ही नहीं पाएंगे तो फिर हम ये ऑफर एक्सेप्ट क्यों करेंगे? फिर ये सवाल ऐसा ना होता, इसकी रैंकिंग ने ऊपर ही आना था। जी हमने अगर सिर्फ, ये बाकी लोग भी सवाल सुन लें, हम इस पे कस्टमर को हाँ बोलें या ना बोलें, हम सिर्फ A1 को ही सॉल्व करके क्यों ना हाँ ना बोल दें, यानी इसको क्यों नहीं सिर्फ एवेल्यूशन का ही सवाल कर लें, क्योंकि प्रॉफिट है, हाँ बोल देंगे, लेकिन साथ बाकी भी तंग हो रहे हैं इसकी वजह से बाकी भी तंग हो जाएंगे। बाकी क्या तंग हो जाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर की वजह से उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस वजह से हम इसको आइसोलेशन में हाँ ना नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बाकी इसकी वजह से इफेक्ट होंगे, वो रेलिवेंट हो गया। तो कितने इफेक्ट होंगे के लिए लिमिटिंग फैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आइसोलेशन में नहीं हो सकता था। नहीं, फिर सवाल ऐसा ना होता, फिर ऐसा सवाल ना होता, फिर कैसा होता? वो तो जैसा होता फिर वैसा ही होता। लेकिन अगर मैं इस सवाल को बनाता तो शायद मैं ऐसा लिख देता सवाल में कि हमें इस कस्टमर ने जो ऑफर की है कम में भी चल जाएगा, यानी अगर 3000 ना भी पूरे बना के दे सके, 2000 भी हैं तो वो भी मान लेगा, तो फिर हम लोग इसको 2000 के हिसाब से कर लेते। अच्छा, और सवाल की वैरायटी, अगर मैनेजमेंट ये कहती कि ये ऑर्डर है बहुत अच्छा और बेशक हमने उसको हाँ नहीं की है, लेकिन हमने नहीं करनी उसको ना, बहुत अच्छा कस्टमर है, हमें कल को और भी काम मिलेंगे इसकी वजह से, मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया है कि इसको हाँ बोलनी है, तो फिर ये कमिटेड जैसा हो जाता। बेशक रैंकिंग में आखिरी आए, लेकिन फिर ये कमिटेड जैसा हो जाता। तो इसलिए सवाल की वैरायटी पर डिपेंड करता है और क्या वैरायटियां बन सकती थी। स्प्रिंग 18 जी जी जी, नहीं शुरू से बोलो। अच्छा, तो 3,80,000 अवेलेबल ही नहीं है ना? अच्छा, कल मैंने ऑटम 11 डिस्कस किया था। नहीं ना पलटे पेज, वैसे मैं ही बोल रहा हूं। ऑटम 11 डिस्कस किया था होमवर्क, उसमें फुटबॉल और बास्केटबॉल और रग्बी बॉल बनाते थे। उसमें जो 4 रुपए पर आवर दिया हुआ था फिक्स्ड OAR, उसको टोटल तक पहुंचाने के लिए बजटेड आवर्स लिए थे, अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से उसको नहीं एडजस्ट किया था, यानी जो हमारा ऑप्टिमम पॉसिबल प्लान निकला था
उसके आर्स नहीं लिए थे, वो बजटेड वाले लिए थे। इस सवाल में स्टूडेंट ने ये पूछा है कि हम यहां पर अगर बजटेड आर्स लें तो वो बजटेड आर्स कितने बनते हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कितने यूनिट्स, किस किस के, K2 और K9 के पूरे पूरे। हाँ, जब साल के शुरू में OAR निकालना होगा तो A1 था उस वक्त, नहीं था ना, तो बजटेड आर्स कितने थे फिर, 3 लाख ही थे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया जी। अच्छा, चूंकि और भी कराना है इसलिए बहुत ज्यादा अगर मगर ना पूछना, जो सवाल में है बस उतना ही पूछ लें। अच्छा, ये सवाल है, ये जो हम लिमिटिंग फैक्टर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, इसमें हम रैंकिंग कर लेते हैं, और जिसने भी ये मेथड बनाया होगा, अच्छा मैं पहले सवाल दोहरा देता हूं, हम A1 बनाएंगे तो K2 और K9 की कुर्बानी होगी, तो हम उस कुर्बानी को कहीं कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलें, कल वाले सवाल पे वापस चलते हैं। जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा रहा था तो हम A और B में से B को प्रेफर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो A कुर्बान हो रहा है, तो हम मेक और बाय नहीं पूछ रहा, लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट की रैंकिंग की, B पहले आ गया, A सेकंड आया, तो हम B प्रेफर करेंगे, तो A कुर्बान करना पड़ेगा, तो हम कहीं सवालों में वो कुर्बानी तो कंसिडर नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये सवाल जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये सवाल हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, और जो जवाब देने लगा हो सकता है वो तो और ही किसी को समझ ना आए, तो इसलिए इग्नोर कर देना, टोटली इग्नोर, चिल, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर हम किसी एक काम को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, उस एक को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये वाला काम करें कि ना करें, और उसकी वजह से जो जो इफेक्ट होता है वो उसमें कुर्बानी ले लेते हैं, तो उस एक काम का नेट हां या ना जवाब निकल आता है। उस वक्त हमारी नजरों के सामने सिर्फ वो एक काम होता है, उस एक काम का हां या ना होता है, उस एक की वजह से कुर्बानी जरूर कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो लिमिटिंग फैक्टर टेक्निक बन गई ना, जिस बुजुर्ग ने ये रैंकिंग वाला तरीका बता दिया, अब ये एक ओवरऑल मेथड बन गया कि आप रैंकिंग कर लें, उस रैंकिंग में कुर्बानी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। कैसे हम लोग प्रेफर कर लेते हैं उसको जो अच्छा है, तो लिमिटिंग फैक्टर टेक्निक एक मेथड बन गया, रैंकिंग निकल आई, उस रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा। यानी ये एक अलग से मेथड बन गया, एक बिगर पिक्चर को सामने रखते हुए। इस रैंकिंग करने से हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स का प्लान आ गया, वो पूरे बिजनेस के लिए एक ओवरऑल प्लान बन गया कि बिजनेस इतने यूनिट्स बनाएगा तो टोटल प्रॉफिटेबल रहेगा। अब हम यहां पर किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम पूरे बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगे कि बिजनेस ओवरऑल ये इतने इतने बनाएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। कुर्बानी वहां ले रहे होते हैं जहां किसी एक को हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं। ये पूरे बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है। मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या कहा है, आप क्या पूछ रही थी? नहीं, स्प्रिंग 18 डन। एक सवाल करते हैं मेक और बाय का, और फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मेक और बाय पे चलते हैं। आप सवाल पढ़ लीजिए, बल्कि नहीं, होमवर्क देता हूं ये, क्योंकि मेक और बाय सिंगल प्रोडक्ट एक ही सवाल है, तो एक मैंने खुद बना के करा दिया था, तो एक ही रह गया पीछे, वो होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क देकर डिस्कशन ज्यादा फायदा है। ऑटम 18 अटेम्प्ट का एक सवाल है, ऑटम 18 स्नूकर के नाम से, स्नूकर, ऑटम 18 स्नूकर। ये बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, वो कल मैंने हेडिंग दी थी मेक और बाय, तो उसके साथ ना एक और नाम लिख लें हेडिंग के साथ, इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। ये जो मेक और बाय हेडिंग दी थी मैंने, इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। आउटसोर्स करना, आउटसोर्सिंग। मेक और बाय डिसीजन को आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। अच्छा, कल मैंने प्रोडक्ट के साथ स्लैश करके मटेरियल लिख दिया था।
यानी हम ये मेक और बाय का डिसीजन मटेरियल के हवाले से भी कर सकते हैं। तो इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन इसलिए कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खुद बनाते थे अब हम किसी से बनवा के खरीद लें, तो बाय कर लें। तो बाय करना आउटसोर्स करना ही है। तो मेक और बाय डिसीजन को आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। ऑटम 2018 स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से सवाल है बुक में, क्वेश्चन 12। ये होमवर्क है बेटे। सिर्फ इसमें एक लेबर वाला पॉइंट है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कल मैंने खुद ही से एक सवाल बना के करा दिया था, एक वो हो गया, एक ये होमवर्क है। सिंगल प्रोडक्ट बहुत है, ये होमवर्क है। मेक और बाय डिसीजन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट के लिए डिसीजन कैसे हो रहा है? जो सस्ता है वो प्रेफर कर लें। तो अगर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों के लिए फैसला करना है। हाँ जी, हर एक अलग अलग कर लें, तो बस बात खत्म। ये क्या कर रहा हूं मैं भाई? देखें, एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, खरीदने में कितना खर्चा आता है। जो सस्ता है वो कर लें। तो यही काम 3 दफा अलग अलग कर लें। अगर 3 प्रोडक्ट्स के लिए करना है तो ये तीनों काम अलग अलग फैसले कर लें, तो कोई मसला नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या ओवरऑल है? नहीं, ये आप नहीं गैस कर सकते, मैं ही बता रहा हूं। ये टॉपिक मिक्स्ड विद लिमिटिंग फैक्टर है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट देखें, अगर एक प्रोडक्ट का मेक और बाय डिसीजन है तो जैसे वो करना है वैसे 4 का भी हो जाएगा। तो ये कोई अलग हेडिंग ही नहीं थी। ये हेडिंग ही तब है अगर मेक और बाय डिसीजन भी है एंड सारे प्रोडक्ट्स का मेक अच्छा है एंड वो सारे मेक कर ही नहीं सकते लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। तो ये टॉपिक है। दोबारा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। चले, मैं अल्फाज थोड़ा सा गलत बोल गया। सब नहीं, जिनका मेक अच्छा है वो सब बना नहीं सकेंगे। क्यों नहीं बना सकेंगे? लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। तो ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय डिसीजन है, ये मेक और बाय है लेकिन मिक्स्ड विद लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसकी कहानी ये है कि मेक ऑप्शन इज चीपर फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट all these products cannot be fully produced due to limiting factor। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, 4 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक का बाय अच्छा है, 3 का मेक अच्छा है। तो जिसका बाय अच्छा है वो यहां डिस्कस नहीं हो रहा। जिनके मेक अच्छे हैं उनकी बात हो रही है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उनकी मेक ऑप्शन है, लेकिन हम सब इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब जब लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो फिर सवाल करने का तरीका भी लिमिटिंग फैक्टर वाला हो गया। सेम वही है जैसे हमने लिमिटिंग फैक्टर्स में पढ़ा था। तो ये वही है सारा। अच्छा, जो प्रोडक्ट रैंकिंग में रह जाएगा, नहीं बन सकेगा, तो उसको बाय कर लेंगे। तो इसमें और लिमिटिंग फैक्टर में मेन फर्क ही यही है कि वहां पर जो प्रोडक्ट नहीं बन पाता था वो बस फिर हमारी हसरत ही रह जाती थी, लेकिन यहां पर जो नहीं बन सकेगा वो बेच हम फिर भी सकेंगे। कैसे? खरीद के बेच लेंगे।
जो रिमेनिंग डिमांड है ऑफ एनी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस नहीं हो सका ड्यू टू लोअर रैंकिंग विल बी मेट थ्रू बाय ऑप्शन। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक ऑप्शन अच्छी है, जिस प्रोडक्ट की बाय ऑप्शन अच्छी है वो इस सवाल से निकल गया, वो तो बाय होगा, उसको यहां से हम बाय बाय कर देंगे। लेकिन जिनकी मेक ऑप्शन अच्छी है उन सब के लिए ये सवाल सॉल्व होगा, और सबकी मेक ऑप्शन अच्छी है तो सारे बन नहीं सकते लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, तो इसलिए सवाल सॉल्व करने का तरीका वही लिमिटिंग फैक्टर वाला। और इसमें और लिमिटिंग फैक्टर में एक फर्क यह है कि वहां पर हम जो नहीं बना सकते थे फिर वो बिकता भी नहीं था, यहां जो नहीं बना सकेंगे वो खरीद के बेच लेंगे, यानी डिमांड पूरी होने का मसला नहीं है। मेक से जिनकी रह जाएगी उनकी बाय से पूरी हो जाएगी। जी, लिमिटिंग फैक्टर पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ पैसे हैं तो ये कैपिटल राशनिंग है, ये बीएफडी का टॉपिक है। हाँ, कैफ में ये हो सकता है कि जैसे सवालों में कहा होगा कि एक सवाल मैंने कराना है क्लास में, उसमें है रुपीस, कि अब तक सवालों में होता था कि बस इतने किलो मटेरियल अवेलेबल है या इतने आर्स अवेलेबल हैं। पैसों का सवाल हुआ तो ये हो सकता है बस इतने रुपए का मटेरियल अवेलेबल है, होगा मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन केजी की बजाय रुपए बताए होंगे, तो वो फिर सवाल मैंने कराना है एक बोर्ड पे कल प्रोबेबली। अच्छा, इस लिहाज से कह रही है कि बाय ऑप्शन है, सबका बाय ऑप्शन अच्छा और पैसे कम है, तो ये जो पैसे कम होते हैं ना, ये टिपिकली फाइनेंशियल मसला है, ये बीएफडी है, ये कैफ इसमें सीमैक में नहीं है। क्योंकि अगर पैसे ही नहीं है तो बाय नहीं कर सकते, तो फिर बेच भी कैसे करेंगे? तो पैसे होंगे, इंशाल्लाह पैसे होंगे, कभी ना कभी तो होंगे। यहां तक लिखा, इसी से आगे चल रहा हूं। अच्छा, अब चूंकि ये लिमिटिंग फैक्टर का मसला आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा, तो वो सब वैसे ही है जैसे पढ़ा था, सिर्फ फर्क ये है, लिखता हूं अभी, लिमिटिंग फैक्टर वाली एक बात बता रहा हूं। लेबर आवर्स लिमिटिंग है, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट 50 का बिकता है, इसका 40 का बिकता है, इसके ऊपर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है, वेरिएबल 30 रुपए, इस पे लगती है 28 रुपए, कंट्रीब्यूशन कमाते हैं 20, 12। पहले हम लोग फैसला कैसे करते थे कि लेबर आवर्स कितने लगते हैं, चलो एक, तो कौन सा बेहतर है, यानी हम ए प्रेफर करेंगे तो बी की कुर्बानी दे रहे होंगे, और बी की कुर्बानी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ए ज्यादा कमा के दे रहा है। अच्छा, बी की कुर्बानी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बना नहीं सकेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर पुराना, बेच भी नहीं सकेंगे, और फिक्स कॉस्ट इस कैलकुलेशन में क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो होनी है, तो इसलिए वो रेलेवेंट चीज नहीं थी। इन दोनों को क्यों रेलेवेंट ले रहे हैं? क्योंकि अगर बी बना नहीं सकेंगे तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा,
लेकिन अब जब हम मेक और बाय डिसीजन कर रहे हैं, मेक और बाय, तो है तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान सारा वही, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर अब रैंकिंग में ए बेहतर निकला तो हम बी बना नहीं सकेंगे, बेच भी नहीं सकेंगे, बेच सकते हैं। तो इसलिए अब वाले सवाल में फर्क यह पड़ेगा कि सेल भी रेलिवेंट नहीं रही। अब तो मिटा दिया। पहले हम लोग लिमिटिंग फैक्टर में जब पढ़ रहे थे तो हम इस कैलकुलेशन में फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं थी। प्रोडक्ट ए बनाए, बी बनाए, फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री में पड़नी है, रेलिवेंट नहीं थी। लेकिन अब हम जब मेक और बाय कर रहे हैं तो इन दोनों में से अगर रैंकिंग में ए पहले आया और बी हम नहीं बनाते, तो बी नहीं बनाएंगे तो क्या बेच भी नहीं सकेंगे? खरीद के बेच लेंगे। यानी हम हर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो जब बेच सकते हैं, चाहे मेक करके बेचें चाहे बाय करके बेचें, तो इस डिस्कशन में सेल्स भी रेलिवेंट ना रही। इसलिए सेल प्राइस रेलिवेंट नहीं है। जब सेल प्राइस रेलिवेंट नहीं है तो 20 और 12 भी रेलिवेंट नहीं, क्योंकि 20 और 12 निकला ही कैसे? तो जब सेल प्राइस ही नहीं लिखी तो 20-12 कहां से आ गया? अब यहां रेलिवेंट यह है कि हमें मेक करने में बचत कितनी है, किससे कंपेयर करके? बाय से कंपेयर। तो सेल प्राइस की जगह अब बाय प्राइस आ जाएगी। यानी हम ये 30 का बनाते हैं, अगर खरीदें तो 34 का मिल जाता होता है। हम ये 28 का बनाते हैं, अगर खरीदेंगे तो 29 का मिल जाएगा। तो इसको बनाने में कितना फायदा है? 4 का, और इसको बनाने में 1 का। तो पहले लिमिटिंग फैक्टर में हम लोग कंट्रीब्यूशन इसलिए ले रहे थे कि उसमें बन नहीं सकेगा तो बिक भी नहीं सकेगा, इसलिए हम सेल प्राइस कंसिडर कर रहे थे। अब हम बना नहीं सकेंगे तो खरीद के बेच लेंगे, तो इसलिए अब हमारे डिसीजन में सेल प्राइस रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट यह है कि इसको बनाएंगे तो कितनी बचत है, किससे कंपेयर करके? खरीदने से। तो जिस पे बचत ज्यादा होगी उसको प्रेफर करेंगे। ओके। इसलिए एक सवाल जब आपसे क्लास में कहा था करने को, तो उसमें प्रोडक्ट ए और बी बेचते थे, सी इंटरनली यूज करते थे। तो मैंने आपको कहा था कि आप उसकी सेल प्राइस की जगह उसकी परचेज प्राइस यूज कर लेना। तो ये रीजन थी उसकी। तो अब सवाल में फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो पहले हम लोग सेल प्राइस ले रहे होते थे उसकी जगह बाय प्राइस ले लेंगे। लेकिन इसको मैं ना ऐसे कहने की बजाय ये कहूंगा कि अब हम लोग एक्सेस कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन कहां से आ गई? अगर हम ए 50 का बेचते हैं और बी 40 का बेचते हैं, खरीद के बेचें तो ए पे कितना कमाते हैं? खरीद के बेचें तो 16, बी पे कितना कमाते हैं? 11। अगर बना के बेचें तो ए पे कितना कमाते हैं? 20, 12। ए पे एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे? ये वो 4 है। बी पे एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे? 1, ये वो 1 है। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन। अब आप सवाल में ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन 2 तरह से निकाल सकते हैं। चाहे आप कंट्रीब्यूशन मेक वाली में से कंट्रीब्यूशन बाय वाली माइनस कर लें, या फिर कॉस्ट बाय वाली में से कॉस्ट मेक वाली माइनस कर लें। दोनों बातें सेम है। प्रेफर्ड ये है और लॉजिकली भी ये प्रेफर्ड है। ये सिर्फ गुजारा चलाऊ तरीका है। ये प्रेफर्ड इसलिए है, हो सकता है कि मेक किया तो शायद हम उसको महंगा बेच पाए, बाय किया तो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की वजह से हो सकता है 1 रुपया सस्ता बेचना पड़े। अगर मेक किया और बाय किया, हो सकता है सेल प्राइस में फर्क हो कि नहीं हो सकता? तो इसलिए ये नहीं ये, लेकिन सवालों में ये होता नहीं है, इसलिए इससे भी काम चल जाता है। लॉजिकली ये है
लेकिन काम चलाऊ ये भी है। तो सारा सवाल वही है, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ फर्क ये है कि हम लोग जो कंट्रीब्यूशन सॉल्व करके उस पर रैंकिंग कर रहे होते थे, अब कंट्रीब्यूशन की जगह एक्सेस कंट्रीब्यूशन लेनी है जी। थोड़ा सा फर्क है। नहीं, प्रोडक्ट ए ही है, लेकिन हम जब खुद बनाते थे ना तो हम ज्यादा अच्छा बना लेते थे। अब हम सोच रहे हैं कि हम बाकी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमा सकते हैं, तो फिर ए आउटसोर्स करवा लेते हैं। तो हो सकता है आउटसोर्सिंग में क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हो तो सेल प्राइस कम करनी पड़े, तो इसलिए ज्यादा लॉजिकल ये है। चले जी, एक आसान सा सवाल कर लेते हैं, एक उसे थोड़ा कम आसान कर लेंगे। स्प्रिंग 17 पढ़ने करता हूं। स्प्रिंग 17 और स्प्रिंग 17 में आपको हाँ एक ही सवाल मिलेगा, एनके एंटरप्राइजेस। बुक में क्वेश्चन 16। स्प्रिंग 17 एनके एंटरप्राइज पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, कैसे पता मेक और बाय का सवाल है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि कितने यूनिट्स बनाए, कितने खरीदे, और लिमिटिंग फैक्टर है, ये कैसे पता चल रहा है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड है 50,000 ओनली, तो सवाल बिल्कुल पहचाना जाएगा। स्प्रिंग 17 क्या क्या है जी प्रोडक्ट? X1 X2 X4। तो अब हमने पहले तो करनी है रैंकिंग, तो एक टेबल रैंकिंग वाला, एक टेबल प्लान वाला। रैंकिंग करने के लिए हमें मेक और बाय है, इसलिए सेल प्राइस की बजाय बाय प्राइस लेनी है। वो किधर है? एक्सटर्नल प्राइस। तो बाय प्राइस है जी 35, और मेक कॉस्ट क्या क्या है? मटेरियल है कितना? अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं ये पर यूनिट हैं। पहले पर यूनिट चल रहे होते हैं, फिर पर केजी आते हैं। तो अभी इस वक्त ये सारा कुछ पर यूनिट है। बोल्ड में भी लिखा हुआ है इन हाउस कॉस्ट पर यूनिट। वरना अगर पर केजी वगैरह होती तो उनको फिर केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्या क्या है? 22। लेबर 8। वेरिएंस में अक्सर फैक्ट्री ओवरहेड्स जब लिखे होते हैं तो उसमें दोनों होते हैं, तो हमें चाहिए यहां वेरिएबल।
तो इनमें से हम फिक्स्ड निकाल देते हैं। और फिक्स्ड किधर है? नीचे कहा हुआ है फिक्स्ड है 1.5 पर मशीन आर। अच्छा, अब ना आपको चूंकि मशीन आर्स भी सवाल में क्लियरली दिए हुए हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं पेपर में उसको फार्मूला बना दें कि जो तुमने FOH दिया हुआ है माइनस ₹1.5 इंटू मशीन आवर्स। तो जो X1 का ₹16 दिया हुआ है माइनस 1.5 इंटू 8, 4। जी 2। ये 1 है। 1 एलोकेटेड एडमिन कॉस्ट वो फिक्स्ड है। तो चाहे इनका सब टोटल करके माइनस कर दें, चाहे डायरेक्टली माइनस कर दें। जी 2 ये निकल आया एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक। हमें चाहिए पर यूनिट से पर आर, तो मशीन आर्स 8, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर आ जाएगा 0.25, 1. तो पहली पोजीशन X2, X4, X1, X3। पूछा क्या हुआ है? कितने बनाने हैं और कितने खरीदने हैं, यानी प्रोडक्शन प्लान भी पूछा है और परचेज प्लान भी पूछा है। कितने रिक्वायर्ड होंगे और कितने बच जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 50,000 और पहले बनाएंगे X2। कितनी डिमांड है, कितने आवर्स ले जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 42। फिर X4 कितनी डिमांड है, देख लें पूरी हो जाएगी। हो जाएगी। फिर पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, तो 33 और 33 डिवाइडेड बाय 8 4125। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान। और परचेज प्लान पहले कौन सा खरीदें, पहले कौन सा खरीदें, तो उनमें से पहले कौन सा, जिसकी दुकान करीब है वो खरीद लें। जब खरीदना ही है तो फिर कोई तरतीब नहीं है, तरतीब तो बनाने की थी, तो जिसकी दुकान करीब है वो खरीद लें। X1 और X3 खरीदने की तरतीब नहीं है ना, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये खरीदने हैं।
रैंकिंग तो इनकी थी। तो X1 टोटल कितने थे? 2 3 बस ये सवाल। हाँ जी, कोई मुश्किल परेशानी? अच्छा, इसमें अगर कोई कमिटेड प्रोडक्शन होती, हाँ कमिटेड सेल, हमने कमिटमेंट सेल की होती है ना, तो फिर वो तो पूरी होने मसला ही नहीं है। अगर उसको बना नहीं पाएंगे तो बाय कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं कमिटमेंट। हाँ नहीं, देखें अगर इसमें X3 की कमिटमेंट की होती हमने तो खरीद के बेच लेंगे, इनकार तो नहीं। अगर खरीदने का ऑप्शन है तो वो एक्सेप्टेबल है, तभी हम उसको ऑप्शन कह रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या कंक्लूजन बना लें कि कमिटमेंट हो तो उसको कुछ नहीं करना। हाँ जी, यानी वो एस पर कमिटमेंट ना करूं। मेक और बाय पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, मेक और बाय पढ़ा रहा हूं, तो टॉपिक मेक और बाय का ही है ना, कर सकते हैं ना। कस्टमर से कमिटमेंट की है, तो अगर X3 बना नहीं सकेंगे तो कस्टमर को ना कर देंगे, खरीद के बेच लेंगे। नहीं, महंगा सस्ता तो हमने सारे ही प्रॉफिटेबल हैं तो हम बेचते हैं। आप कह रही है महंगा सेल प्राइस से महंगा, मेक से महंगा ना, तो वो बात तो रैंकिंग में हो गई ना कवर। हम रिसोर्सेज उन प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे जो हमें मेक करना ज्यादा फायदा कमा के देते हैं, तभी तो रैंकिंग की है। तो वो रैंकिंग में अच्छा नहीं था, वो रैंकिंग में इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि उसका मेक और बाय का इतना डिफरेंस नहीं था। तो अब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कोई कमिटमेंट है तो अच्छा, हम मेक और बाय पढ़ रहे हैं तो मैं मेक और बाय की बात कर रहा हूं। मेक और बाय का सवाल है और कमिटमेंट है, तो जैसे पहले करते थे, तो क्या रैंकिंग से पहले कमिटमेंट करनी है या नहीं करनी है? जनरली नहीं करनी है, लेकिन अगर सवाल वाले कह दिया है कि हमने इस कमिटमेंट वाले को प्रोड्यूस ही करना है, फिर करनी पड़ेगी। यानी जनरली मेक और बाय, ये जो मेक और बाय पढ़ा रहा हूं, जनरली अगर कोई कमिटमेंट वाली भी है सेल, तो हमने इस सवाल में रैंकिंग के हिसाब से ही चलना है। कमिटमेंट इग्नोर, लिखने वाली बात थी। अगर किसी प्रोडक्ट की कोई कमिटमेंट भी है तो हमने प्रोडक्शन रैंकिंग के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि कमिटमेंट हम बाय करके भी पूरी कर सकते हैं, अनलेस सवाल में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो। हाँ जी, अच्छा इसी का ना एक वर्जन जबानी देख ले, फिर वो हो गया सवाल। किसी ने करना हो तो कर लेना। स्प्रिंग 19 देखें, सिर्फ एक डिफरेंस था उसमें, बाकी ऐसा ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, इसलिए मैं जबानी बता देता हूं, फिर मेरी तरफ से वो सवाल डन, फिर आपने करना हो तो करते रहना। हस्बे तौफीक होमवर्क होगा वो। स्प्रिंग 19, अच्छा दो हैं, तो ये है जी लिली प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन 10 है एलपीएल। सवाल पढ़ लें, सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें, वो आपने खुद ही गैस कर लेना है। वैसे नहीं भी करें तो चलो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मेरी तरफ से हस्बे तौफीक है, जिसने करना हो कर लेना। पढ़ लें बहरहाल एक दफा। एलपीएल बुक में क्वेश्चन 10।
हाँ जी, अच्छा, इसमें अब सवाल की रिक्वायरमेंट में ये तो नहीं कहा कि प्रोडक्शन प्लान बताएं। उन्होंने कहा है कि हम कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन प्लान और परचेज प्लान बनाना है। इससे डिफरेंट डिमांड, यहां पर एनुअल डिमांड आपको खुद बताई हुई थी, वहां पर आपको एक प्रोडक्ट में कितने कंपोनेंट्स लगते हैं ये टेबल में बताया हुआ है, और प्रोडक्ट कितना बनाना होता है वो पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो 5000 यूनिट्स को ये 2, 2, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनकी डिमांड आ जाएगी, और बस फिर ऐसा सवाल हो जाएगा। डन। हस्बैंड जिसने करना हो कर लेना, कल फिर मैं इसका थोड़ा हैवी सवाल कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।